तो मैं आपकी परमिशन से पहले इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर देता हूँ, जिससे क्या कहते हैं कि आने यस। वाले वक्त में आप भी इसको देख पाओ और स्टूडेंट्स भी इसको एसेस कर पाए। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस। नहीं सर, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, हमारे पास आता है वर्ड हमारा इक्विटी। देखो, इक्विटी का क्या मतलब है यार? इक्विटी का एक ही मतलब समझ में आता है कि मतलब जो, अब जैसे मोदी जी हैं, एक सेकंड रुकिएगा। अब मोदी जी हैं, अब मोदी जी जहाँ कहीं भी जाएंगे, है ना, मतलब एक किसी और देश में जाएंगे और उस देश के साथ अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो उस देश के साथ में कुछ व्यापार समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर करेंगे। मतलब उस देश के साथ कुछ मतलब अपने ऐसे बॉन्ड्स बनाएंगे कि मतलब ये हमारी कंट्री के अंदर के, मतलब हमारी कंट्री में जो चीज़ ज़्यादा बढ़िया हो सकती है, उसको होती है, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए, और उस कंट्री में जो चीज़ बहुत बढ़िया होती है उसको इम्पोर्ट कर लिया जाए, है ना। अब ये जो इम्पोर्ट और ये जो एक्सपोर्ट है, इसको कोई तो कंपनी करेगी। मोदी जी खुद तो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर नहीं देंगे, तो नहीं। उसको कोई कंपनी करके चलेगी। तो बेसिकली क्या होता है कि कभी भी कोई अगर कंपनी स्टार्ट होती है, तो कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके पास में जो पैसा होता है वो उसका खुद का नहीं होता। आप देखो, दो चीजों में बड़ा फर्क है। एक तो आपके पास में हो गया, एक आपका स्मॉल बिजनेसमैन, मतलब एक बिजनेसमैन हो गया, मतलब जिसने अपने घर पे गहने बेचे, या आपके पास में पुश्तैनी पैसा उसके पास में था और उसने धीरे धीरे करके पैसा इकट्ठा किया और एक बिजनेस खड़ा कर लिया। अब जब एक यस। कंपनी बनती है, तो कंपनी के अंदर, कंपनी में या तो जो ओनर होता है कुछ पैसा उसका होता है, कुछ जो प्रोमोटर्स होते हैं कुछ पैसा उनका होता है। इसके अलावा जब कंपनी फॉर्म होती है तो उसके अंदर पैसा होता है जो उसके अंदर पैसा मिलकर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब शेयर के होल्डर होते हैं। ठीक है जी। तो यस सर। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अब वो सबके सब कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट कर कर चलते हैं। तो इक्विटी का मतलब है कि किसी कंपनी के अंदर बिजनेस में की जाने वाली भागीदारी, मतलब क्या, आपके उसमें पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप करने के लिए आप जब कंपनी के अंदर जाओगे तो आप पैसा लेकर जाते हो, और कंपनी के पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है उस पैसे को इस्तेमाल करने का। जैसे कोई पर्सन किसी कंपनी के शेयर को बात परचेज करता है, वो कंपनी का एक पार्शियल ओनर बन जाता है। अब अगर कंपनी राइज करेगी तो उसका शेयर भी राइज करेगा, मतलब उसकी भी कैपिटल बढ़ेगी, मतलब उसको प्रॉफिट बढ़ेगी। बढ़ेगा। तो ओनर क्या करता है, अपनी अर्निंग का, जो भी उसको कंपनी को अर्निंग होती है उसके एक पोर्शन का, मतलब प्रॉफिट का जो एक पोर्शन है, उसको डिक्लेयर कर देता है डिविडेंड। अब एक बात को बहुत ध्यान से समझना, ऐसा कभी भी नहीं होता कि कंपनी का जो ओनर है वो ये बोले कि 1 करोड़ रुपया तो मैं रखूंगा और ये बाकी के जो 10,000 रुपए हैं ये लोगों में बांट दिए जाए। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। कंपनी ने क्या करा, एक बिजनेस स्टार्ट किया, और उस बिजनेस के अंदर कुछ शेयर्स हैं। अब उन शेयर्स के अंदर कुछ शेयर होल्डर्स हैं। अब कंपनी जब भी कभी पैसे को विड्रॉ करती है, मतलब अपने बिजनेस में से किसी प्रॉफिट को जब भी कभी वो विड्रॉ करती है, तो विड्रॉ करने के बाद वो जो भी पैसा होता है वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिविडेंड बोलते हैं। कैपिटल के बिहाफ पर जिन लोगों ने पार्टनरशिप की है, उनको जब कभी कोई पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ये बात आपको याद रहेगी। यस सर। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब भी कभी कोई पर्सन किसी शेयर को परचेज करता है, तो और कंपनी कभी भी प्रॉफिट में से एक पार्ट को विड्रॉ करके चलती है, तो वह सभी शेयर होल्डर्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब प्रमोटर के पास ज्यादा शेयर है तो आपके पास है, उसके पास में ज्यादा डिविडेंड चला जाएगा। जिसके पास कम शेयर है उसके पास कम डिविडेंड जाएगा, लेकिन जाएगा सबके पास। ये बात आपकी समझ में आ गई? यस सर। अच्छा देखो, अब क्या होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन कंपनी के साथ में बढ़ जाती है, मतलब सभी लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी के साथ में बढ़ जाती हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी कंपनी का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है, और सब उसके शेयर के अंदर, मतलब सब लोग उसके अंदर पार्टनर बनना चाहते हैं। अब आप खुद एक बात सोच के बताओ, कल को अगर जियो अपना कोई ऑफर लेकर आता है और वो ये कहता है कि आप में से कोई भी अगर पार्टनर बनना चाहता है तो मेरे साथ में मेरे शेयर खरीद के पार्टनर बन सकता है, तब आप खुद बताओ उस कंडीशन में जियो के शेयर को खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज़्यादा होंगे सर। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका शेयर क्या है, डिमांड के अंदर, डिमांड में आ गया। अब कोई कंपनी ऐसी है जो लॉस में चल रही है और वो अपने शेयर लेकर आती है मार्केट के अंदर, तो उसको खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे सर। तो उसकी कंपनी का डिमांड क्या है, कम है। तो इसी कम है। तरीके से क्या होता है कि प्राइस जो है शेयर का, ऊपर भी महंगा भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, और शेयर का प्राइस जो आपके पास में लो भी होता है इन कंपेयर टू द फेयर प्राइस। अब फेयर प्राइस क्या है, मतलब जो सही में प्राइस किसी चीज़ का होना चाहिए। अब आप जैसे बाजार में जाते हो, कई बार आपके पास में जो सामान है आपको महंगा मिलता है। अब आप देखा आपने, फेस्टिव सीजन पे फ्रूट्स के रेट एकदम से बढ़ जाते हैं जैसे ही फेस्टिवल का सीजन आता है, और बाकी समय फ्रूट्स के रेट्स क्या होते हैं, थोड़े से डाउन हो जाते हैं, है ना। यस।
ये बात आपकी समझ में आ रही है। अब ये कहा जाता है कि लोग क्यों इन्वेस्ट करके चलते हैं इक्विटी के अंदर, तो देखो एक बात कही गई है कि हिस्टोरिकली देखा गया कि इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करने पर आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलती हैं इन एक्सेस ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। मतलब जब कभी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने पर आपको समय के साथ चीज़ें महंगी होती हैं। अब आप खुद एक बात समझो कि आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है, सपोज करो उसने आपके पास से वो जिस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। अब अगर वो प्रोडक्ट आपके महंगे हो जाएंगे तो जैसे ही वो प्रोडक्ट महंगे होंगे तो कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो सबकी कीमत बढ़ गई। यस। तो महंगाई बढ़ी, कीमत बढ़ी, तो कंपनी के पास में कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेंगे सर। है ना? तो बेसिकली क्या है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना आपको ऐसी रिटर्न दे के चलता है जो इन्फ्लेशन से एक्सेस में होती है, मतलब इन्फ्लेशन से ज़्यादा होती है। इसका मतलब परचेजिंग पावर एक आदमी की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ सकती है अगर वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर कर चलता है। तो आप अपने क्लाइंट्स के बाद कैसे समझाते हो? आप इनसे कहते हो कि यार देखो, हम लोगों ने किसी स्टॉक के अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया। जब भी कभी किसी स्टॉक के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर कर चलेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब महंगाई अगर बढ़ेगी और कंपनी के प्रॉफिट्स अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा। जबकि अगर हम लोग इसी पैसे को बैंक के अंदर रखेंगे तो हमारे को कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम कई बार आपके पास में उसको चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे जिसके लिए हम लोग इसको परचेज करना चाहते थे। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब देखो, अब इसमें कुछ बातें बताई गई हैं आपके पास में कि सेंसेक्स बढ़ गया, आपके पास में 100 पे सेंसेक्स होता था वो 50,000 का हो गया है। निफ्टी आपके पास में 10,000 का होता था और वो 13,000, 14,000, 15,000, 17,000, 18,000 का निफ्टी हो गया है। तो मतलब इस तरीके से आप उनको लोगों को चाहो तो वो बता सकते हो। अच्छा, अब क्या होता है आपके पास में कि जब कभी अब मेन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपके पास, कभी भी वो पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि बताओ भाई इक्विटी में इन्वेस्ट करने का आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आप कहोगे मेन ऑब्जेक्टिव सबका होता है कि कैपिटल बढ़ जाए, मतलब कैपिटल का एप्रिसिएशन, ये क्या आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कुछ डिविडेंड भी मिलता है, मतलब कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनको कुछ डिविडेंड भी रिसीव होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। तो कंपनी क्या चाहती है, मतलब कंपनी का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गया कंपनी में इन्वेस्ट करने का कि आपको कुछ डिविडेंड मिलता रहे, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या आपके पास में कि वो कैपिटल के एप्रिसिएशन हो। अब इसको आप उन्हें एग्जांपल से समझाओगे तो कैसे समझाओगे कि यार एक आदमी ने एक मकान खरीदा और उसको किराए पर दे दिया। तो एक तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसको किराया मिलता रहे महीने का। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे ही उस प्रॉपर्टी का रेट महंगा हो जाएगा वो उसको बेच देगा। ये तो होगा। यस सर। तो मेन ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो है कि कैपिटल बढ़ जाए। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड आपको टाइम से मिलता रहे। तो कंपनी अगर अच्छा काम करके दिखाती है तो डिविडेंड भी क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है। अब इक्विटी के शेयर्स क्या होता है, बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। मतलब इक्विटी के शेयर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्या होता है, फ्लक्चुएशन होती है। तो इनके जो प्राइस है आपके पास में वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और कम होते रहते हैं। क्लियर है? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस। अच्छा, अब हमारे पास आता है रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको रियल एस्टेट का एग्जांपल दिया था कि रियल एस्टेट क्या हो गया, जैसे कि किसी बंदे ने कोई मकान परचेज किया। अब आपसे कहते हैं कि रियल एस्टेट और कमोडिटीज, इक्विटी और बॉन्ड्स के थोड़ा थोड़ा एक जैसे हैं लेकिन थोड़ा सा उनमें फर्क होता है। अब जैसे रियल एस्टेट और जो कमोडिटीज है ना, इनको ध्यान से समझना आप। रियल यस। एस्टेट क्या है, उसकी डिमांड और सप्लाई होती है। अब जैसे क्या है कि रियल एस्टेट को लोग यूज करते हैं, कमोडिटीज को लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। लेकिन इक्विटी और जो बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर क्या है, आपका पैसा जाता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगी तो आपका पैसा अप्रिशिएट होगा। बॉन्ड्स के अंदर क्या है कि बॉन्ड्स आपको केवल इंटरेस्ट पार्ट पे करके चलते हैं, बॉन्ड्स में उनकी कीमत नहीं बढ़ती। अब जैसे 10,000 रुपये अगर आपने किसी 10 लाख रुपए किसी को ब्याज पर दे दिए तो वो क्या करेगा, आपको केवल ब्याज देगा और 10 लाख रुपए आपको वापस कर देगा। तो बॉन्ड्स के अंदर भाई कोई भी पैसा अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको आपका पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा और साथ में आपको पैसा मिलेगा। ये तो होगा। यस सर। और इक्विटी में पैसा अगर आप इन्वेस्ट करके चलोगे तो जब कभी आप इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करके चलते हो तो आपकी कैपिटल भी बढ़ सकती है और आपको डिविडेंड भी मिलकर चलेगा। क्लियर है? यस। ठीक है जी। यस सर। तो कंजम्पशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब आपने एक मकान खरीदा और उसमें खुद रहने लग गए तो ये कंजम्पशन हो गई। और आपने इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया, आपने मकान खरीदा और आपने उसको किराए पर दे दिया, तो ये क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। क्लियर रहेगा?
तो देखो Yes. आपसे कहते हैं कि एक बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी और रेंट पे दे दी तो इनकम को जनरेट करने लगेगा, इसको इन्वेस्टमेंट बोलोगे। और आपने अगर मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा और उसमें खुद रहने लगे, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास में? इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, उस केस में कंजम्पशन कहलाएगा। क्लियर है? Yes. ठीक है मैम। Yes, sir. अब आपने सोने के गहने खरीदे और पहनने शुरू कर दिए तो ये क्या कहलाएगी? कंजम्पशन कहलाएगी। और आपने क्या करा? आपने सोने को मतलब प्योर फॉर्म में खरीदा या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया, और जब वो महंगा हो गया तो आपने उस सोने को बेच दिया, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। क्लियर है? Yes. अच्छा, तो ये चीज में समझाएगी आगे भी। जब भी कभी कोई इन्वेस्ट करके चलेगा इक्विटी के शेयर्स में, तो वो प्रॉफिट कमाएगा जब कंपनी का शेयर बढ़ेगा। और केयरफुल एनालिसिस, अब अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, हमसे पूछते हैं आपके पास में कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए इक्विटी के शेयर्स में। अगर मैं कोई भी कंपनी के शेयर खरीद लूंगा तो क्या वो बढ़ जाएंगे? तो देखो ये कहते हैं कि देखो पॉसिबिलिटी है कि वो बढ़ जाए, पर ये भी चांसेस हैं कि अगर कंपनी नहीं परफॉर्म कर पाई तो नहीं भी बढ़ेगा। तो क्या है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास में ये बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। हाँ, बॉन्ड्स में इतना जरूर है कि बॉन्ड्स आपको कम से कम इंटरेस्ट इनकम का इनकम के ऊपर इंटरेस्ट जरूर देते रहेंगे आपके पास, मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस पर एक ब्याज आपको जरूर मिलता रहेगा। इसी तरीके से जो कॉमोडिटीज है आपके पास में, वो एक कैश फ्लो आपके पास में जनरेट नहीं कर पाती। तो कॉमोडिटीज के अंदर क्या होता है कि वो केवल जब वो महंगी हो जाएंगी तभी आप उनको बेच सकते हो। ठीक है? Yes. अच्छा, अब हमसे कहते हैं एक इन्वेस्टर इक्विटी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर अगर आपके पास में इन्वेस्ट कर कर चलता है तो वो क्या कहलाएगा? तो हम उसे बोलते हैं कि यार वो उस कमोडिटी का क्या है? ओनर है, मतलब उसका मालिक है, उसने उसको खरीद लिया है। ठीक है? और अगर आपके Yes. पास वो बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर कर चलेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? आपके पास इन्वेस्टर बोलते हैं। अब इस समय उनके पास क्या चीज होती है? तो हम कहेंगे कि यार इस जब कभी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट की आपको एक रसीद मिलती है, मतलब जो लेंडर होता है उसको आपके पास में एक हमेशा एक रसीद जरूर मिलेगी कि उसने इस पैसे को इंटरेस्ट पर दिया है, और यहाँ पर उसको इंटरेस्ट पार्ट उसको रिसीव होता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहा है? हाँ सर। पक्का? Yes. Yes. I. बढ़िया। अगली चीज समझाता हूँ आपको मैं। देखिएगा, अब आपसे कहते हैं कि डिफरेंट एसेट कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। तो देखो ये पूरा समझाया गया है कि इक्विटी के अंदर जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो देखो हमारे पास जो सबसे टॉप की कंपनी होती हैं उनको बोलते हैं ब्लू चिप कंपनीज, मतलब आपके देश की जो टॉप कंपनीज हैं उनको ब्लू चिप कंपनीज बोला जाता है। फिर जो थोड़ी उनसे कम कैपिटल वाली होती हैं उनको मिड साइज की, उनसे छोटी वाली स्मॉल साइज की। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि लिस्टेड नहीं है, इन्हें अनलिस्टेड। कुछ फॉरेन के स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि आप देखो इंडिया के अंदर एप्पल आ गया, या फिर आपके पास में कोई और कंपनी आ गई, टेस्ला आ गया, कुछ और आ गया, तो इन्हें फॉरेन स्टॉक्स बोलते हैं। फिर इसके बाद में नंबर आता है इक्विटी के अंदर, इक्विटी के म्यूचुअल के फंड्स भी होते हैं, इक्विटी के अंदर एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले फंड्स भी होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। इक्विटी के म्यूचुअल फंड भी होते हैं और इक्विटी के एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले फंड भी होते हैं। इसी के अलावा एक चीज होती है आपके पास में इंडेक्स। अब इंडेक्स का मतलब क्या है? देखो इंडेक्स का मतलब होता है कि आपने 25-30 मतलब कंपनी को एक साथ इकट्ठा किया, 50 कंपनियों को इकट्ठा किया, 100 कंपनियों को इकट्ठा किया, या 500 कंपनियों को एक साथ इकट्ठा किया, और इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस आपने देखनी है, ऑब्जर्व करनी स्टार्ट कर दी। हम इसको बोलते हैं इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर है? Yes. ठीक है मैम। Yes, sir. चलो नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास में फिक्स इनकम। अब देखो, अब फिक्स इनकम आपको कहाँ से मिलती है? तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि जब कभी आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो वो भी आपको फिक्स डिपॉजिट की तरह मतलब एक फिक्स इनकम देकर चलता है। बैंक के अंदर अगर आप हर महीने कुछ पैसा जमा करते हो तो रिकरिंग डिपॉजिट बन गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एंडोमेंट पॉलिसीज। तो एंडोमेंट पॉलिसीज में का मतलब क्या होता है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया और बैंक आपको, जैसे क्या कहते हैं, आप बैंक से लोन लेते हो और आप उसको इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो। इन द सेम वे आपने बैंक को लोन दिया और बैंक ने आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? या मनी बैक पॉलिसीज कि आपको पैसा वापस मिल जाएगा, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसको पीपीएफ बोलते हैं, या गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स आती हैं जैसे कि सुकन्या जमायुदा योजना, या फिर आपके पास में सीनियर सिटीजन की स्कीम। पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम होती है, पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट की स्कीम होती है, कंपनी का फिक्स डिपॉजिट होता है। अब बारी आती है डिवेंचर्स और बॉन्ड्स। तो डिवेंचर्स का और बॉन्ड्स का क्या फर्क है, एक बार मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैम, डिवेंचर भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि आपके पास बॉन्ड। और बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है मतलब आपने किसी जगह पर पैसा दिया, एक बॉन्ड बना, उस बॉन्ड के तहत आपका पैसा आपको 5 साल के बाद वापस मिलेगा, और हर 3 महीने के बाद, या हर 6 महीने के बाद, या हर 1 साल के बाद आपको जो पैसा आपने डिपॉजिट किया उसके ऊपर एक इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा।
इसको बोलते हैं आपके पास में बॉन्ड्स। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे बॉन्ड्स, बस होता क्या है कि कुछ समय के बाद ये जो पैसा आपने जमा किया है ये आपको पैसा वापस से मिलकर आपको उसकी जगह कंपनी शेयर्स दे देती है। मैम एक सेकंड देखिए। यस सर। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं आपके पास में? डिबेंचर्स बोलते हैं। तो डिबेंचर्स में क्या होता है कि आपका पैसा कुछ समय के बाद शेयर्स में कन्वर्ट होकर आपको मिल जाता है। बॉन्ड्स में क्या होता है? आपका पैसा आपको वापस मिलता है और आपको बॉन्ड्स मिलते में आपको एक पीरियोडिक इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है मैम, यस। यस सर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। अच्छा, अगली चीज होती है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। अब डेब्ट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? देखो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको सबके आंसर्स करने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको सारे समझा भी रहा हूँ, क्योंकि कोई भी आपसे पूछ भी सकता है तो आपको पता भी होना चाहिए क्या होते हैं। तो आप कहोगे डेब्ट के म्यूचुअल फंड्स, तो देखो डेब्ट का मतलब होता है उधार, और म्यूचुअल फंड का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे और ये पैसा उधार देगी। तो जब ये पैसा उधार देगी तो आपको क्या देगी? आपके पास इंटरेस्ट आपको वापस करेगी और आपका पैसा बढ़ाकर आपको देगी। तो डेप्ट के भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मतलब उधार के अंदर इन्वेस्ट करने वाले एक ऐसे म्यूचुअल फंड भी होते हैं जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और ये आपके पैसे को आगे उधार देते हैं। क्लियर है? ये उधार किसी को भी दे सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, ये किसी कंपनी को भी उधार दे सकते हैं। ये यस। क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। देखो नेक्स्ट हमारे पास जो एसेट है वो है रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको समझना, रियल एस्टेट में क्या होगा आपके पास? भाई आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो रेजिडेंशियल भी हो सकती है और वो कॉमर्शियल भी हो सकती है। अब आपके पास में कि आपने मतलब रेजिडेंशियल का मतलब आपने एक मकान खरीद लिया, कॉमर्शियल का मतलब आपने एक दुकान या आपने एक ऑफिस खरीद लिया। ऑफिस का। अब आपसे कहते हैं कि कोई फाइनेंशियल एसेट में अगर इन्वेस्ट करना चाहेगा तो ऐसे भी मतलब म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और वो आगे प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने एक ऐसे म्यूचुअल फंड में गए जो आपसे पैसा कलेक्ट करेगा और आपके पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा। अब उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से म्यूचुअल फंड को क्या फायदा होगा? म्यूचुअल फंड को उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से रेंट मिलेगा और वो आपको रेंट दे देगा। म्यूचुअल फंड को उस प्रॉपर्टी को खरीद कर महंगा बेचने में फायदा होगा, तो वो जितना फायदा होगा वो फायदा आपको ट्रांसफर कर देगा। तो हमारे पास जो म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड को बोलते हैं रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। अब ऐसा भी होता है आपके पास में रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी होते हैं, इनको बोलते हैं राइट। एक होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करने वाले, इनको बोलते हैं इनवाइट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? देखो गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है कि भाई आप ना टोल ब्रिज बना दो, सड़क बना दो और आप ना टोल वसूल करते रहना। अब जो कंपनियां टोल बनाना चाहती हैं उनको पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या करती हैं? आपके पास में किसी से पैसा मांगती हैं। अब ये पैसा किससे आएगा? तो वो कहते हैं आपके पास में कि चलो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास जाते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट होगा जो इसी तरीके की कंपनियों को पैसा देता है जो सड़कें बनाएंगी, हॉस्पिटल्स बनाएंगी या फिर स्टेडियम बनाएंगी या ट्रांसमिशन टावर लगाएंगी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे किसी देश के। तो इसको दोबारा समझ लो, कंपनियों को गवर्नमेंट से परमिशन मिली कि आप टोल ब्रिज बना लो, आप पुल बना लो, आप इसके अंदर एक स्टेडियम बना लो, या आप आपके पास में एक पार्किंग बना लो। अब कंपनियों को परमिशन मिली ऐसा कुछ क्रिएट करने की, इनको पैसे की जरूरत होती है तो ये जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास और उससे कहती है कि तुम हमें पैसा दे दो। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पब्लिक से पैसा लेते हैं, पब्लिक के पैसे को इन कंपनियों को देते हैं, ये कंपनियां उससे रोड वगैरह बनाती है और उनसे जो बेनिफिट होता है, ट्रस्ट को जो भी बेनिफिट होता है, ट्रस्ट उस पैसे को आपको ट्रांसफर करता है। तो ये होते हैं आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनको इनवाइट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ लेता है। ओके। फिर हमारे पास आती है कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज में क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड के फंड, सिल्वर के फंड या कॉमोडिटी के एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले फंड, ये आपके पास में अवेलेबल हैं। जो भी आपको पता मतलब पता होना चाहिए कि कॉमोडिटीज में गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड के फंड्स हो गए या कॉमोडिटीज के एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले फंड। इसको ईटीएफ का मतलब हो गया एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ठीक है, याद रहेगा। यस। हाँ सर। अच्छा, एक होती है हमारे पास हाइब्रिड एसेट क्लास। देखो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है कि जिसके अंदर एक से ज्यादा क्वालिटीज होंगी। मतलब जैसे कि आपने एक ऐसी गाड़ी खरीदी जो सीएनजी पर भी चलती है और पेट्रोल पर भी चलती है, आप इसको बोलेंगे हाइब्रिड। एक ऐसी गाड़ी खरीदी जो पेट्रोल पर भी चलती है और जो आपके पास में बैटरी पर भी चलती है, इसको आप बोलेंगे हाइब्रिड।
अच्छा, और क्या होती है आपकी इन्वेस्टमेंट भाई? और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपके पास में कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ सिक्के खरीदते हैं जो आने वाले वक्त में महंगे हो जाएंगे, मतलब पुराने पुराने सिक्के खरीदते हैं और ये सिक्के बाद में महंगे महंगे दामों पर बिकते हैं, जो भी रेयर हो जाते हैं। तो रेयर कॉइन्स के अंदर भी इन्वेस्ट करने वाले ट्रस्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं कि आप उनको पैसा दोगे और वो आपके बिहाफ पर जाएंगे और जाकर रेयर कॉइन्स को परचेज करके फंड को पूरा बनाएंगे। आर्ट के अंदर भी लोग पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग आपके पास में स्टैम्प्स को खरीदने पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर चलते हैं। तो ये सारी की सारी क्या एसेट क्लास है, एक बार आप इन्हें समझिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। हाँ सर, यस सर। अब देखो, अब बारी आती है कि जब कभी कोई इन्वेस्टमेंट कर चलता है तो इन्वेस्टमेंट में किस तरीके का रिस्क होता है। तो देखो, अब इन्वेस्टमेंट में क्यों रिस्क होगा? देखो यार, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है कि जो आपको प्रॉफिट देगी, और जो भी चीज़ आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगी उसके अंदर रिस्क तो हमेशा होगा। आप एक दुकान खोलेंगे, आप दुकान खोलेंगे तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, तो ये भी चांस है कि दुकान आपकी नहीं चली तो आपके पास रिस्क भी है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप? हाँ सर। अब देखो, अब बारी आती है इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है। देखो समझना, ये चीज़ ना मैं एक बार आपको कैलकुलेट कर भी सिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा। मैं एक बार आपको ये इन्फ्लेशन रिस्क पहले समझाता हूँ। भाई आज कोई सामान अगर 10,000 का है, तो आज से 5 साल के बाद उस सामान की कीमत 10,000 रुपये नहीं रहेगी, उसकी कीमत बढ़कर 14,693 हो जाएगी, अगर 8% के हिसाब से इन्फ्लेशन आप मानकर चल रहे हो। मतलब आप मान के चल रहे हो कि हर साल ये 8% बढ़ेगा। मतलब एक सामान जो आज 10,000 रुपये का है, एक साल के बाद कितने का हो जाएगा? इस 10,000 के अंदर 8% निकालो, 10,000 का 8% कितना होता है? 21,500। 10,000 का एक आठ मिनट। परसेंट होता है, 10,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, कितना होगा? 10,000 इंटू 8/100, 10,000 इंटू 8/100, कितना होगा? 2 मिनट। देखो, जब कैलकुलेटर से करके देखोगे ना, तो आपने क्या करना है, 10,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, परसेंट का मतलब है अपॉन में 100 कर देना है। आप पर अभी कैलकुलेटर नहीं होगा अभी ना। तो एट देखो, दस हंड्रेड हजार ना का सर? 8/100 निकल कर आता है 800 रुपये, तो अगले साल वो हो जाएगा हाँ। 10,800 रुपये हो जाएगा। फिर 10,800 रुपये अगले साल फिर 8% बढ़ जाएंगे, फिर वो पैसा भी अगले साल 8% फिर बढ़ जाएगा, तो महंगाई बढ़ती रहेगी। पहले 10 रुपये की मैगी आती थी, अब कितने की आती है? 30। है ना, अब महंगी हो गई है ना। तो बेसिकली क्या है, इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें महंगी होती हैं। तो जो सामान आज 10,000 रुपये का है, 5 साल के बाद 14,000 कुछ का हो जाएगा, 10 साल के बाद कुछ और हो जाएगा, 20 साल के बाद कुछ और हो जाएगा, और 30 साल के बाद वो कुछ और हो जाएगा। तो मतलब एक बंदा इन 10,000 रुपये को अगर धीरे धीरे करके इकट्ठा करता है, 30 साल के बाद जाकर किसी सामान को परचेज करने जाएगा तो वो 1 लाख रुपए, मतलब आज आप ये सोचो कि आज के जो 10,000 रुपये हैं, आज से 30 साल पहले किसी आदमी को बिल्कुल ऐसा लगता था कि उसके लिए वो बहुत कम अमाउंट हुआ करते थे, है ना। मतलब लोग अगर 100 रुपये भी मिलते थे, 100 रुपये भी उनके लिए बहुत होते थे। और आज आपके पास में, आप उससे ज़्यादा बात छोड़ो ना, जब बचपन में आपको 10 रुपये मिलते होंगे, तो 10 रुपये में आप रच के खाते होगे। मतलब जब कभी आपको आपको पॉकेट मनी 10 रुपये मिलती होगी, तो आप उसमें मज़े से रच के खाते होगे आप, और उसके बाद भी पैसे आपके पास बच जाते होंगे, है ना, बचपन में। और अब अगर आप बच्चों को 100 रुपये भी दोगे तो 100 रुपये भी उनको कम लगते हैं, है ना। यस सर। आप समझ रहे हो? हाँ सर। चलिए। अच्छा, तो ये बताया गया है कि धीरे धीरे मतलब पैसा अपनी कॉस्ट को खोता है। अब देखो, अगली चीज होती है, तो पहले तो आपको इन्फ्लेशन रिस्क पता चल गया कि समय के साथ मतलब पैसे की जो मतलब पैसा जो चीज को खरीद सकता है, तो उसी उतने सामान को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्फ्लेशन रिस्क का मतलब क्या है कि आज जो सामान आपको 10,000 रुपये में मिल सकता है, आज से 5 साल के बाद सेम सामान को खरीदने के लिए आपको 10,000 से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। ये कहलाता है इन्फ्लेशन रिस्क, ठीक है। यस सर। अगली चीज होती है लिक्विडिटी रिस्क। देखो, लिक्विडिटी रिस्क का मतलब हो गया कि किसी सामान को आपने आज खरीद तो लिया, लेकिन अगर आप उसे बेचने जाना, और वो महंगा भी हो गया, लेकिन आप उसे बेचने जाना चाह रहे हो तो आपको कोई ग्राहक नहीं मिल रहा। अब आप ये सोचो कि मार्केट के अंदर आपने आपने जाकर एक प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया। अब होता ये है कि मतलब सबका रेट बढ़ गया, आने वाले वक्त में उस चीज़ का रेट बढ़ गया, लेकिन अब आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो, तो क्या प्रॉपर्टी को कोई भी बंदा आसानी से परचेज कर लेगा? नहीं सर। भाई आपने प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की खरीदी, हम्म। 2 साल के बाद आप उस प्रॉपर्टी को 15 लाख का बेचना चाहते हो। पड़ोस में शर्मा जी ने अपना मकान 15 लाख का बेचा था, हम्म, तो आप भी अपने उस मकान को 15 लाख का बेचना चाह रहे हो, तो क्या आप भी उसको 15 लाख में बेच पाओगे आसानी से? बेच पाऊंगी। देखो मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 15 का तो बिके, उससे महंगा बिक जाए तो ज़्यादा बढ़िया है।
लेकिन जो ग्राहक आएगा आपके पास में वो आके कहेगा भाई साहब 15 लाख तो इसके बहुत ज्यादा है, मैं 12 से ज्यादा नहीं दूंगा आपको। भाई आप भी तो, भाई आप भी अगर जब मकान खरीदने गए तो आप भी इसे महंगा खरीदना चाहते थे, सस्ता खरीदना चाहते थे? महंगा खरीद ले जाते थे। तो ऐसे जो अगला ग्राहक आएगा वो भी सस्ता खरीदना चाहता है। तो बेसिकली क्या है कि जो जिस रेट पर आपने मकान मार्केट में जो रेट चल रहा होगा आप उससे सस्ता बेचना नहीं चाहते। और जो ग्राहक आएगा वो सोचेगा कि जितना मार्केट रेट चल रहा है यार उससे तो सस्ता मकान मुझे मिलना चाहिए, वो सस्ते की कोशिश करेगा। तो उस कंडीशन में मकान को बेचना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा सर। मैम आसान कैसे होगा? भाई आप ये समझो कि आप पे 10 लाख का मकान आप 15 से कम बेचना नहीं चाह रहे, और जो हम्म, उसे खरीदने के लिए आ रहा है वो 15 में खरीदना नहीं चाह रहा, वो 15 से कम में खरीदना चाह रहा है। तो क्या आप मुश्किल मकान होगा आसानी से उसको। बिक जाएगा आपका? नहीं नहीं, मुश्किल हो। भाई वो 12 लाख रुपए देना चाहता है, आप 15 लाख रुपए लेना चाहते हो। हम्म, वो 3 लाख के प्रॉफिट में खरीदना चाहता है कि मैं 12 का आज खरीदूंगा तो 15 का कभी बेच दूंगा। आप हम्म, 15 से कम में बेचने को राजी नहीं हो, है ना? कि मुश्किल आपको तो होगा, तीन मुश्किल लाख रुपए होगा। का सीधा नुकसान है, आपने कहा कोई बात नहीं कुछ समय के बाद बेच लेंगे और महंगा बेचेंगे। हम्म, तो मकान को बेचना मुश्किल काम है, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी का रिस्क। मतलब आपने किसी चीज को खरीदा लेकिन जब आप उसे इन्वेस्ट कर वापस देने जा रहे हो तब आपके पास में कोई इसको खरीदार आपके लिए अवेलेबल नहीं है, इसको बोलते हैं आप लोग लिक्विडिटी का रिस्क बोलते हो आप। ठीक है? यस। क्लियर मैम? हाँ सर। अच्छा, अब हमसे कहते हैं अगली चीज आती है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में क्या होगा? भाई आपने किसी को पैसा उधार दे दिया, तो जब कभी आप किसी को पैसा उधार देते हो तो उसका उसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो आपको आपका पैसा वापस कर दे। भाई उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको आपका पैसा वापस कर दे, और हम्म, उसने जो आपसे शर्त लगाई थी, मतलब जिन शर्तों पर दिया था कि जो ब्याज होगा वो आपको ब्याज भी दे दे। अब हम्म, देना तो उसको आपको ब्याज भी चाहिए और आपका पैसा भी वापस चाहिए। पर क्या ऐसा होता है कि आपने पैसा ब्याज पर दिया और कोई आपको ब्याज भी दे देगा और पैसे भी दे देगा आपके वापस? कैसा थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है ना? हो सकता है यस सर। कई बार ऐसा होता है कि लोग डरते हैं पैसा उधार देने से। क्यों डरते हैं? क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि जो इशूअर है, देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके पास में, ध्यान समझिएगा हम्म, कि ऐसा तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं कि इशूअर या तो ऑनर करेगा सारे कमिटमेंट्स को टाइम पर, मतलब कि जिसने आपसे पैसा उधार लिया वो या तो आपको ब्याज टाइम से देकर चलेगा और आपका पैसा भी आपको वक्त पर वापस करेगा। ये सबसे पहली कंडीशन है और ये आइडियल कंडीशन है। ठीक है? अच्छा, हम्म, इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है कि इशूअर आपके पैसे तो आपको देगा पर थोड़ा हम्म, सा लेट देगा, मतलब डिले कर देगा पैसे वापस करने में, है ना? यस सर। अच्छा, वो जो इशूअर है वो आपको ब्याज तो दे देगा लेकिन पैसे वापस नहीं करेगा, या फिर इशूअर आपको ना तो प्रिंसिपल पे करेगा और इंटरेस्ट तो देगा ही नहीं, ना वो ब्याज देगा आपको। तो आप क्या चाहते हो कि भाई आपके पास कंडीशन कौन सी हो? पहली कंडीशन हो मतलब कि जिस बंदे को हमने पैसा उधार दिया हो वो हमारे को हमारा पैसा भी वापस कर दे और हमारे को ब्याज भी दे दे, है ना? लेकिन क्या यस होता है सर। कि जो इश्यूअर होता है कई बार या तो आपको पैसा नहीं देता या लेट देता है, या फिर आपके पास में उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट या कोई प्रिंसिपल आपके पास आपको वापस नहीं करता। नहीं दे। इसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में क्या होगा कि वो आपको या तो पैसा देगा लेकिन लेट देगा, या फिर वो आपको आपका पैसा वापस नहीं करेगा, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। क्लियर है? अब इसके पीछे के रीजन क्या होते हैं? देखो इसके पीछे के दो रीजन हैं। सबसे पहली बार तो होती है कि एबिलिटी आपके पास में बोरोवर की, और दूसरा होता है आपके पास में इंटेंशन आपके पास में बोरोवर की। कई बार इसके ना दो रीजन क्या है कि कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब जिसने पैसा आपसे उधार लिया वो बेचारा इस कंडीशन में नहीं है कि आपको पैसा वापस कर पाए, क्योंकि उसने पैसा जिस काम में लगाया था वो काम ही बंद हो गया। अब जैसे कोरोना के टाइम पर आपने किसी को पैसा दिया था, वो बेचारे ने अपना बिजनेस में जो पैसा लगाया था वो बिजनेस फ्लॉप हो गया, बिजनेस बंद हो गया। हम्म, तो उस कंडीशन में क्या आप उससे पैसा वापस ले पाओगे? नहीं सर। क्योंकि उसके पास एबिलिटी नहीं है उस पैसे को वापस करने की। और एक जगह होती है इंटेंशन। हम्म, इंटेंशन में क्या होता है कि आप किसी ऐसे आदमी से टकरा जाते हो जिसको लगता है कि वो अगर आपके पैसे वापस नहीं करेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उस कंडीशन में वो चाहकर भी आपको पैसे नहीं देगा, वो क्या मैं दे ही नहीं रहा, है ना? तो क्या होता है कि आप कोई भी आपको पैसे क्यों नहीं देता, उसके दो रीजन है। पहला होता है एबिलिटी ऑफ द बोरोवर, मतलब बोरोवर के पास एबिलिटी नहीं है आपके पैसा वापस करने की। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इंटेंशन ऑफ द बोरोवर, मतलब कि जो बोरोवर है उसकी ऐसी कोई इंटेंशन ही नहीं कि वो आपके पैसे को वापस करे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ सर। देखो नेक्स्ट रिस्क आता है निकलकर, इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क और इसको बोलते हैं प्राइस रिस्क। तो देखो सारे पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूँ और मैं इन्हीं हम्म, पॉइंट्स में से आपके सारे टेस्ट भी लेकर चलता हूँ।
तो हमारे पास आता है मार्केट रिस्क एंड प्राइस रिस्क। अब मार्केट रिस्क क्या है और प्राइस रिस्क क्या है, तो देखो इसको आप ध्यान से समझना। क्या होता है कि अचानक से आपको कोई खबर सुनने को मिलती है कि मतलब कि ना कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी है, या कोरोना के आपके पास में वो लग गया है, मतलब कोरोना का लॉकडाउन लगने वाला है। इस लॉकडाउन के लगने के चक्कर में क्या होगा, दुकानदारों ने, आपको याद होगा, उस समय पर अपना सामान सस्ते सस्ते रेट में बेचना चाहा कि यार कुछ भी करके यार अपना सामान तो बेच दे, पता नहीं कितने टाइम का लॉकडाउन लगेगा, है ना। हम्म। तो इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क। और अब आपके पास में प्राइस उनको मिल नहीं पा रहा सही से, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइस रिस्क। तो अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि आप किसी चीज़ को खरीद के लेकर आए, आपने दुकान बनाई और वो बड़ी महंगी दुकान आपने खोल ली। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आपने देखा कि जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड बढ़ती है, एकदम से क्या होता है कि सारी कंपनियां वही वाला सामान बनाना शुरू कर देती है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। हम्म। देखो, आप मार्केट में गए और आपने जाके मार्केट में क्या किया, धनिया देखा, धनिया आपको मिल रहा था 300 रुपये किलो। यस। तो आपने कहा यार 300 रुपये किलो धनिया मिल रहा है, आपने जाकर अपने गांव में अपने बाबूजी को बताया कि भाई 300 रुपये किलो धनिया मिलता है शहर में, बाबूजी आप क्या ये फालतू की फसलें उगाते हो, धनिया उगाओ, हफ्ते में फसल तैयार हो जाएगी। यस। अब जैसा उन्होंने सोचा कि चलो हम बाकी चीजें उगाकर एक काम करते हैं, धनिया उगाते हैं, ऐसा यस। सारे किसानों ने धनिया उगाना शुरू कर दिया। अब एक हफ्ते के बाद जब सारे के सारे मार्केट में उस धनिया को लेकर पहुंच गए, तो क्या हम्म। अभी भी वो 300 रुपये किलो बिकेगा? नहीं सर। अब तो अब महंगा होगा सस्ता होगा? महंगा। महंगा होगा ना सर। मैम सस्ता हो जाएगा। भाई आप ही समझो कि हम्म। भाई आज जो धनिया मार्केट में 300 रुपये किलो बिक रहा था, जिसे देखकर सब लोगों ने धनिया उगाना शुरू कर दिया। और ये सारे के सारे लोग मार्केट में धनिया को लेकर पहुंच गए बेचने के लिए, मतलब किसान ना धनिया लेकर मार्केट में पहुंच गए। तो मार्केट में जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी उसका रेट ज़्यादा होगा क्या? नहीं होगा, कम होगा। जिसकी सप्लाई ज़्यादा होगी उसकी डिमांड कम होगी, उसका रेट कम हो जाएगा। जिसकी सप्लाई कम होगी उसका रेट ज़्यादा होगा। समझ रहे हो बात को? तो हाँ इसको सर। बोलते हैं मार्केट रिस्क और बोलते हैं इसको प्राइस रिस्क। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ। पक्का? यस। वेरी गुड। अब देखो अगली चीज आती है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क के अंदर क्या होता है कि आपके पास में कई बार आपने देखा कि आपने पैसा बैंक के अंदर डाला, आपने सोचा कि यार गवर्नमेंट हमारे को इंटरेस्ट देगी, 8% का इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही है, आपने पैसा डाल दिया। ध्यान समझिएगा, बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट बात है। हम्म। तो अचानक से क्या होता है कि जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट अपना डिक्रीज कर देते हैं। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट अपना डिक्रीज कर दिया। तो जैसे ही वो अपना इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगी, अब आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? कब मिलेगा सर? तो जब आपको ब्याज कम मिलेगा तो आपकी आमदनी भी कम हो गई यस। और खर्चे तो आपके उतने ही हैं। हम्म। तो आपने क्या करा, उससे पैसा निकाला और आपने किसी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। भाई वही पैसा निकाला आपने, कंपनी के किसी बॉन्ड में डाल दिया आपने। बॉन्ड। हाँ। अब कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को फिर से वापस बढ़ा देती है। हम्म। तो आप पैसा बॉन्ड में रखना चाहोगे या बैंक में रखना चाहोगे? बॉन्ड में रखना चाहिए। मैम पता है बॉन्ड में रखने में क्या है कि इंटरेस्ट रेट तो आपको उतना ही मिल रहा है, लेकिन रिस्क रहता है बॉन्ड में। हम्म। अगर कंपनी भाग गई तो पैसा कौन देगा? बैंक में रखना चाहिए। है ना। तो आप उस समय हम्म। बैंक में रखना चाहोगे, पर बॉन्ड में, बॉन्ड की शर्त ये होती है कि अगर आपने बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आप इतने साल से पहले ले नहीं सकते, 5 साल से पहले ले नहीं सकते, 3 साल से पहले, 2 साल से पहले ले नहीं सकते आप, जितने साल का वो बॉन्ड होता है। बॉन्ड हम्म। का मतलब ही ये है कि एक तरीके का समझौता। एक बॉन्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट हुआ ना। यस सर। तो वो ये पैसा आप वापस ले नहीं सकते। भाई आपने किसी से पैसा उधार लिया दुकान के लिए, 5 साल बाद वापस करूंगा, तो आप उसे 5 साल के बाद ही वापस करोगे ना। यस। और क्या वो 5 साल से पहले आपसे ले सकता है? नहीं। तो भाई यहाँ पे वो फंस गए हम लोग। बात समझ में आई आपको? हाँ सर। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं। ठीक है। यस। अब रिस्क को कैसे मेजर करते हैं और रिस्क को मैनेज करने का तरीका क्या है, तो देखो रिस्क की मेजरमेंट तो मैंने आपको बता दी कि भाई रिस्क आपके पास में किस में कितना ही आप समझ सकते हो। जैसे कि गवर्नमेंट के हम्म। अंदर इन्वेस्ट करने में रिस्क आपका कम है, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने में रिस्क आपका ज़्यादा है, यस। बैंक के अंदर इन्वेस्ट करने में रिस्क और ज़्यादा कम है ना। तो रिस्क को आप यस। मेजर कर सकते हो। अब इसे कैसे मैनेज कर सकते हो, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? देखो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि रिस्क को हमेशा अवॉइड किया जाए। मतलब जिनके अंदर रिस्क ज़्यादा है उस तरफ मत जाओ। सबसे पहला तरीका तो क्या है कि आप रिस्क को अवॉइड करो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करो जिनके अंदर रिस्क ज़्यादा है।
ठीक है जी। अब आप खुद सोचो, खुद प्रॉपर्टी खरीद के खुद बेचने में ज्यादा रिस्क है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में ज्यादा रिस्क है? खुद प्रॉपर्टी। खुद प्रॉपर्टी खरीद के खुद बेचने में बहुत रिस्क है ना। लेकिन यस। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दोगे तो कम रिस्क है। गोल्ड खरीद के गोल्ड बेचने में ज्यादा रिस्क है या फिर गवर्नमेंट के सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दो और वो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड बढ़ जाएगा तो आपको पैसा बढ़ के मिल जाएगा, उसमें ज्यादा रिस्क है? खुद गोल्ड खरीद के। अब क्यों? क्योंकि आपके पास में आपने पैसा इन्वेस्ट किया था गोल्ड खरीदने के लिए, अब आपने गोल्ड खरीद लिया, रातों की नींद उड़ गई कि सोना चुरा के ना ले जाए, यस। है ना। और ये पैसा अगर आपने गवर्नमेंट के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डाल दिया होता तो आपके पास क्या होता? कागज होता। हाँ। भाई आपके पास तो कागज होता, कागज थोड़ी चुरा के ले जाएगा, ले जा, मैं दूसरा ले आऊंगी, है ना। यस। वो तो मेरे नाम पर है कागज। आप समझ गए? यस सर। तो क्या है, आप रिस्क को अवॉइड करो, पहला तरीका। अच्छा, फिर आपसे कहते हैं टेक ए पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम सम इवेंट या डेवलपमेंट। अब देखो, अब आपको लग रहा हो कि जो, जैसे कि आपको पता है कि जब शादी वगैरह के सीजन ओवर हो जाएंगे तब गोल्ड सस्ता होगा या महंगा होगा? महंगा होगा सर। अरे ओवर हो जाएंगे क्या, सॉरी, सस्ता हो जाएंगे। तब सस्ता हो जाएगा, तब खरीदना चाहिए बेचना चाहिए? सस्ता हो जाएगा तब खरीदना चाहिए। ठीक है, और जैसे शादी के सीजन आएंगे तो क्या करना चाहिए? बेचना चाहिए। तो बेचना चाहिए। तो क्या है कि आप ना किसी पोजीशन का फायदा उठाओ, मतलब टाइम के साथ उसको खरीदो और टाइम के साथ आप उसे बेचो, तो आप इस पोजीशन का फायदा उठाओ। क्लियर है? यस। अच्छा, अगली चीज का मतलब क्या? डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब है कि सारा पैसा गोल्ड में मत लगाओ, सारा पैसा प्रॉपर्टी में मत लगाओ। कुछ पैसा गोल्ड में लगा दो, कुछ पैसा बैंक में लगा दो, कुछ पैसा प्रॉपर्टी में लगा दो, अलग अलग जगह पे पैसे को लगा दो। तो इसका मतलब होता है डाइवर्सिफाई करना। ओके। ठीक है। यस। अच्छा देखो, नेक्स्ट थिंग आती है बिहेवियर वाले क्या बायस है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में। अब बिहेवियरल बायस पे आ गए, इसको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बिहेवियरल बायस का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके पास में जो इतने जिद्दी होते हैं कि जो उन्होंने सोच लिया वो उसी के हिसाब से काम करते हैं, इसको बोलते हैं बिहेवियर। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा उसको बिहेवियर के साथ, ये बिहेवियर क्या क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं। क्योंकि जो भी एक्शन लेंगे उनके अंदर उनके इमोशंस काम कर रहे होते हैं। अब ये समझना किस तरीके से कौन कौन सी चीजें इमोशंस को लेकर चलती हैं। देखो, कुछ लोग क्या होते हैं आपके पास में, मतलब वो डर जाते हैं एकदम से, जैसे ही मार्केट गिरा डर जाते हैं, और डर के मारे आपके पास में किसी भी रेट पर अपने अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, मार्केट एकदम से ऊपर जा रही है तो उनको ऐसा लगता है कि यार मैं भी मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं नहीं करूंगा खरीदूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो मतलब आप देखिए, वो अपने इमोशंस के साथ इतने ज्यादा बाइंड अप हैं कि या तो वो डर के मारे बेच देते हैं, या फिर वो ग्रीड में क्या होते हैं आपके पास में किसी चीज को जबरदस्ती महंगा खरीदने को तैयार हो जाते हैं। यस। अच्छा, कुछ लोग आपके पास में इतने ज्यादा आपके पास में होप्स के साथ में होते हैं कि यार मेरे को तो बड़ी उम्मीद है कि जो मतलब मैंने ये स्टॉक खरीदा, ये इकलौता स्टॉक मेरे को ना करोड़पति बनाकर ही छोड़ेगा। तो उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा उम्मीद होती है उसके साथ में, उस स्टॉक के साथ में होप बहुत ज्यादा होती है। ये सारे क्या उनके बायस हैं। आप समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है। अच्छा देखो, अब देखो, अब इसके पास में बताता हूँ सबसे पहला रीजन क्या होता है, इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूरिस्टिक। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। तो देखो, हम क्या कहेंगे कि कुछ लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पर या एक्सपीरियंसेस पर रिलाई करते हैं जो उनके दिमाग में तुरंत आ जाते हैं। यार उस बंदे ने तो आपके में सोने में पैसा इन्वेस्ट किया था, वो तो बड़ा अमीर आदमी बन गया, उसने एक मकान खरीदा था, एक मकान से कितने मकान बना लिए, एक गाड़ी खरीदी थी, एक गाड़ी से कितनी सारी गाड़ियां खरीद ली, है ना। यस। ऐसे एग्जाम्पल सुनते हो ना आप? हाँ सर। सुनते। तो क्या बहुत सारे लोग रिलाई करके चलते हैं एग्जाम्पल्स पर और एक्सपीरियंस पे जो उनके दिमाग में आ जाते हैं अचानक से, और वो कोई भी एनालाइज नहीं करते। ना तो वो कोई डेटा पढ़ते हैं, ना इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ना ऑप्शंस पढ़ते हैं। बस उनको ना एकदम से कोई बात याद आती है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा, एक होते हैं आपके पास में कंफर्मेशन बायस, ये भी बड़े प्यारे बंदे होते हैं। ये क्या करते हैं आपके पास में, ये अच्छा ऐसा होगा, अच्छा भाई और बताओ और बताओ। मतलब वो एक सामान नहीं खरीदेंगे, मतलब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और पूछते रहेंगे, हर बार पूछते रहेंगे, अरे यार कोई नई स्कीम आई है क्या, कोई नई स्कीम है तो बताओ। वो सब लोगों से कंफर्मेशन लेते रहते हैं, और इस चक्कर में क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाती है। जब वो इन्वेस्ट करने जाते हैं तब तक उस चीज का रेट बहुत महंगा हो चुका होता है। ठीक है। यस। तो इनको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस वाला बंदा क्या होगा,
वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता रहेगा। और इसकी वजह से क्या होता है आपके पास में, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देता है। ठीक है। यस सर। देखो नेक्स्ट होता है आपके पास में, ये सारे बायस हैं पूछे जाते हैं आपके पास में कि फैमिलियरिटी बायस क्या होता है। देखो फैमिलियरिटी बायस का मतलब ये होता है कि ना कुछ लोग ये मानते हैं, देखो इसको समझना समझाता हूँ आपको, ये वर्ड लिख के ये ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चंस में भी। देखो कहते हैं ए नोन डेवल इज बेटर देन एन अननोन एंजल। तो देखो हमसे कहते हैं कि भैया एक आपके पास में एक परिचित शत्रु ज्यादा बढ़िया है बजाय इसके एक अपरिचित आपके पास में ईश्वर से या देवता से, है ना। तो कहते हैं कि अपना खुद का जो आपके पास में अपना खुद का देवता ज्यादा बढ़िया है, जो चाहे किसी काम ना आता हो, किसी काम ना करता हो, बजाय इसके किसी अपरिचित आदमी के देवता को अपना देवता मान लेना। समझ गए। यस। तो बेसिकली क्या ये कहना ही चाहते हैं आपसे कि कुछ लोग ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसको वो लोग जानते हैं। अब जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि यार टाटा तो बहुत बढ़िया कंपनी है यार, टाटा का मैंने ट्रक भी देखा है, टाटा के मैंने बहुत सारी चीजें देखी, तो टाटा में पैसा इन्वेस्ट कर दो। कोई बोलेगा बजाज में पैसा इन्वेस्ट कर दो, कोई बोलेगा यार रिलायंस का मैंने बड़ा नाम सुना, रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट कर दो। और वो इन्वेस्ट करके फंसे रह जाते हैं उसके अंदर। बात समझे आप। हाँ सर, समझ इसको गई। बोलते हैं फेमिलियरिटी बाइस। ये लोग जिस चीज से फेमिलियर होते हैं वहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब एक क्या आपके इसमें हर्ड मेंटेलिटी। अब देखो ये पूछा जाएगा हर्ड मेंटेलिटी क्या होती है, समझना आप। तो देखो हर्ड मेंटेलिटी पूछी जाएगी तो आप जवाब दोगे कि आदमी क्या है, सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब क्या है कि वो हमेशा ग्रुप में रहना चाहता है और वो करना चाहता है जो लोग कर रहे हैं, वो अपने जैसे लोग ढूंढ लेता है। अब जैसे कि आपने देखो कुछ लोगों को आपके पास में आवारागर्दी करना पसंद है, तो वो अकेले आवारागर्दी नहीं करते, वो तीन चार दोस्त ऐसे बना लेते हैं जो आवारा होते हैं। अच्छा, कुछ आपके पास में ऐसी मतलब वुमेन्स होती हैं जो आपके पास में ना कुछ चिट चैट फंड टाइप का डालना चाहती हैं, मतलब कमेटी वगैरह डालना चाहती हैं, तो वो ऐसी दोस्त बना लेती हैं जो कमेटी डालना चाहती हैं, है ना। यस। तो बेसिकली क्या है, हर्ड मेंटेलिटी का मतलब है कि देखा देखी किसी काम को करना। मतलब किसी एक को देखा जैसा वो कर रहा है उसका देखा मैं भी करूंगा। मतलब कि उसने देखा कि यार अगला बंदा यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, बड़ा पैसा कमा रहा है, आपने भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया लेकिन आप नहीं कमा पाए। ठीक है। इसको बोलते हैं हर्ड मेंटालिटी। हाँ हर्ड जी। मेंटालिटी में क्या होगा कि सब लोग जैसा बाकी लोग कर रहे हैं वैसा वो भी कर रहा होगा। इसको हर्ड मेंटालिटी बोलते हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा देखिए नेक्स्ट होता है आपके पास में लॉस अवर्जन बायस। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉस अवर्जन बायस में क्या होगा, पूरी बात ध्यान से समझना। लोगों को जैसे ही 2,000 रुपए का प्रॉफिट आता है वो तुरंत कहते हैं भैया बेच दे बेच दे बेच दे, इसको तुरंत बेच दे, मेरे को 2,000 रुपए का प्रॉफिट दे दे। इसको कहते हैं लॉस अवर्जन। अब क्या होता है ध्यान समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ सर। मतलब वो ये कहते हैं आपके पास में कि यार मैं 2,000 रुपए के प्रॉफिट में निकल जाऊंगा लेकिन 5,000 रुपए के नुकसान में निकलूंगा। अब क्या, जब उनको नुकसान चल रहा था, मतलब प्रॉफिट आया तो जैसे ही 2,000 रुपए का प्रॉफिट आया उन्होंने बेच के वो बाहर निकल गए। अब आप इसे एग्जाम्पल से समझो। देखो आपने देखा होगा आपके जो पुरखे थे, जो आपके दादा थे, दादा की जो जमीनें थी वो बहुत ज्यादा थी या नहीं थी, होंगी, है ना। पर पापा पापा उतनी जमीनें बना पाए, नहीं बना पाते। नहीं नहीं क्या हम उतनी जमीनें बना पाए जितनी हमारे पापा ने बनाई, नहीं। हम उनसे भी कम बना पाए, है ना। यस। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर लॉस अवर्जन के अंदर क्या होता है कि हम किसी चीज को सस्ते में बेच देते हैं। अगर दादा ने अपने उन खेतों को नहीं बेचा होता तो पापा के पास खेत होते, नहीं नहीं पापा पे बेचा होते होता नहीं होते सर। फिर खेत। और नहीं अगर बेचा होता पापा सर। ने मकानों को नहीं बेचा होता अपने, है ना, जो पापा पे जमीनें थी, तो आपके पास में होते वो, है ना। यस सर। तो बेसिकली क्या है कि लोग सस्ते में बेच देते हैं और नुकसान में बैठे रहते हैं। इसको बोलते हैं लॉस अवर्जन। लॉस। लॉस अवर्जन में क्या होता है कि कोई आदमी जैसी अपॉर्चुनिटी देखता है और वो चीज़ थोड़ी सी महंगी होती है तो वो उसको बेच देता है। मैम देखो इस मामले में मुझे अपने पापा की एक बात बड़ी अच्छी याद आती है। मैं उनसे बोला हाँ। कि जो गोल्ड है पापा जी 43,000 का हो गया है, 34,000 से गोल्ड 43,000 का हो गया। तो मैं उनसे बोला पापा जी गोल्ड हो गया 43,000 का, आप एक काम करो, जो भी सोना है वो बेच दो, जब वापस सस्ता होगा तो खरीद लेंगे। तो मुझसे कहते हैं कि बेटे आपके पास जितना सोना हो वो मुझे दे दो, मैं खरीद लेता हूँ। कहते हैं आपके पास जितना सोना है मुझे दे दो,
वो सोना मैं खरीद लेता हूँ, कोई बात नहीं, जब सस्ता हो जाए तो तुम और खरीद लेना, है ना। तो उनकी बात देखो कितनी बढ़िया थी कि गोल्ड आपके पास में 43 पर नहीं रुका, उसके बाद वो 48,000 हो गया, 50,000 और 53,000 भी हो गया, यस। है ना। तो बेसिकली यस क्या सर। है कि ये लोग बड़े समझदार होते हैं, ये सस्ते में नहीं बेचते। इन्हें पता है ये चीज़ महंगी होगी, तो उन्हें पहले से पता होता है चीज़ महंगी होगी, तो जो चीज़ को आने वाले वक्त में उनको लगता है महंगा होगा, वो उसको कभी सस्ते में नहीं बेचते। इसको बोलते हैं लॉस अवर्जन। क्लियर है। यस सर। अच्छा, एक चीज होती है ओवर कॉन्फिडेंस। हम्म, अब ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि एक आदमी को अपनी एबिलिटी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है जिसकी वजह से दूसरों की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। हाँ, ठीक है जी। और इसकी वजह से वो क्या यस। करता है, आपके पास में बिना एसेस करे रिस्क को ले लेता है, उठा लेता है। हम्म, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंस में आकर रिस्क उठा लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होकर। यस सर। मतलब अच्छे से स्टडी भी नहीं करा तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, भैया हम कर लेंगे। हम्म, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, एक होता है आपके पास में रीसेंसी बायस। देखो मैम ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पूछूंगा ये सारे के सारे। ठीक है। यस सर। कल तक आपने सारे अच्छे से पढ़ने हैं सारे ये। हम्म, एक होता है रिसेंसी बायस। तो रिसेंसी बायस का मतलब क्या है? देखो भाई, रिसेंसी बायस का मतलब होता है कि एक इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपके ऊपर इतना तगड़ा असर पड़ा कि आप उसके बाद में बाकी सारी जगह पर भी आप उसके मतलब असर को देखने लगे। अब क्या हुआ कि आपको कभी फायदा हो गया किसी चीज में, तो हम्म, आप उसके पीछे लगे कि इसने मुझे प्रॉफिट कमा कर दिया था, ये मुझे और भी प्रॉफिट निकाल कर देगा, कॉन्फिडेंट आ गया आपको रिसेंसी बायस में, अभी के अभी जो हम्म, हुआ था। और हम्म, अगर आपको एक बिल्ली रास्ता काट गई और आपके पास में क्या हुआ कि आपकी गाड़ी किसी से टकरा गई, तो आपके दिमाग में बात बैठ गई कि जब भी बिल्ली रास्ता काटती है मेरी गाड़ी टकराती है ना। तो यस। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट बियर मार्केट हो रही है, तो हम्म, बाहर की मार्केट अगर नीचे गिरती है तो अपना सामान भी बेच देते हैं डर के मारे। यस। तो इसको बोलते हैं रिसेंसी बायस। और क्या होता है कि जब मार्केट चढ़ रही होती है तो वो उनको देखकर खुद भी सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। इसको हम्म, बोलते हैं पूरे को रिसेंसी बायस बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। पक्का? हाँ सर। तो मैम आज आप पहले यहाँ तक कि मैंने आपको बायस पढ़ाए, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया सारा? हम्म, एक बार आप ना ये सारा का सारा कवर अप कीजिएगा। मैं आपके साथ ये रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दूंगा और फिर मैं आपका